व्याकरण किसे कहते हैं? साधारण शब्दों में देखा जाए तो जब भी हम कोई भाषा पढ़ना लिखना बोलना सीखते हैं तो हमें कई नियमों का पालन करना होता है। उसी तरह हिंदी भाषा भी सीखने से पहले हमें जिन नियमों का पालन करना होता है उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण की परिभाषा यहाँ देखेंगे। इसकी परिभाषा है, जिन नियमों के अंतर्गत किसी भाषा को शुद्ध बोलना लिखना एवं ठीक प्रकार से समझना आता है उन्हें हम व्याकरण कहते हैं, अथवा व्याकरण वह शस्त्र है जिसे हम भाषा का शुद्ध ज्ञान होता है। ठीक है, एक छोटी सी और परिभाषा देख लेते हैं। व्याकरण वह विधा है जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते लिखते एवं समझते हैं, उसी को व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण के नियमों का पालन करके हम हिंदी भाषा को लिखने व बोलने की प्रक्रिया को बेहतर समझ पाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके आगे। व्याकरण के कितने भेद होते हैं? तो व्याकरण के मूल रूप से 4 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो व्याकरण के मूल रूप से 4 प्रकार होते हैं। वर्ण विचार किसे कहते हैं या वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकते हैं, जैसे आ, ई, या, रा, ला। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके कोई टुकड़े ना हो। वर्ण लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं और मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। मौखिक रूप में वो कहलाया और लिखित रूप में वर्ण जो लिखते हैं वो लिखित रूप उसका वर्ण हुआ और मौखिक रूप उसका ध्वनि हुआ। हिंदी भाषा की सबसे मूल इकाई अर्थात सबसे छोटी इकाई यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है और हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या 52 है। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं? अब शब्द के बारे में पढ़ेंगे। शब्द किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा। वर्णों या ध्वनि के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे मैं, वो, राम, पटना, लोटा, पंकज आदि। तो वर्ण या ध्वनि के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं जिसका कोई असार्थक वर्ण हो, अर्थ हो। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तो समूह का कोई अर्थ निकलकर सामने आता है जिसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द के प्रकार हम देखेंगे। अलग अलग प्रकार के होते हैं, परंतु व्याकरण के मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं। शब्द अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, भिन्न भाषा में शब्दों के प्रयोग के आधार पर, शब्द के इतिहास के आधार पर, शब्द के व्याकरण में प्रयोग होने के आधार पर होते हैं। ठीक है, शब्दों के प्रकार यहाँ से देखेंगे। शब्द के प्रकार हैं, प्रकार के आधार पर शब्दों के भेद, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद और प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। कौन कौन सा? देखिए, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ हो उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पानी, आकाश, रास्ता, हवा आदि। पानी पीने के लिए होता है और पानी एक अर्थपूर्ण शब्द है, तो ऐसे शब्द को हम सार्थक शब्द कहेंगे जिसका कोई अर्थ हो। निरर्थक शब्द किसे कहेंगे? वैसे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं हो। जिस शब्द का कोई अर्थ ना हो उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे कि जैसे तैसे, मीठा मीठा, पानी वानी, घर वर। तो इसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। अब अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद देखेंगे। तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद: पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, विलोम या विपरीतार्थी शब्द, समरूप भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और अनेकार्थी शब्द और एक एकार्थी प्रतीक होने वाले शब्द, यानी कि 6 है। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 6 भेद हुए। पहला हो गया पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। तो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो अलग अलग होते किंतु इनका अर्थ एक होता है, इसे हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, भास्कर, सूरज, रवि, भानु आदि। ये सब समानार्थी शब्द हैं किंतु इनका अर्थ जो एक होता है, लेकिन ये शब्द अलग अलग होते हैं। विलोम या विपरीतार्थी शब्द किसे कहते हैं? विलोम का अर्थ होता है उल्टा, यानी कि शब्दों का उल्टा अर्थ रखने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। समरूप भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो पढ़ने या सुनने में समान लगते हैं लेकिन उन शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, इसे हम समरूप भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं।
ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है, जैसे कि हम जानते हैं जिसका कोई अंत ना हो अनंत, जो मर नहीं सकता अमर, जिसके आने की कोई तिथि ना हो आतिथि। तो ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ रखते हैं, इसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ठीक है। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? अनेकार्थी शब्द मतलब एक शब्द जो कई अर्थ रखता हो, जिसके कई अर्थ होते हैं, इसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार, हार गले में पहनने वाला हार भी हार होता है, और एक हार जो प्राजय, जहाँ पर किसी की हार होती है, प्राजय होते, वो भी हार होता है। तप, तप धूप भी हुआ, गर्मी भी हुआ, तपस्या भी हुआ। तप तो एक वर्ड है। जैसे कुल एक शब्द है, कुल के बहुत सारे शब्द के अर्थ होंगे, जैसे घर, बस, वंश, ये भी कुल हो गया। तो जो अनेक अर्थ रखते हैं, इसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एकार्थी प्रतीक होने वाले शब्द कौन से हैं? एकार्थी शब्द प्रतीक होने वाले शब्द वह शब्द हैं जिन्हें लिखने व बोलने से एक दूसरे से पर्यायवाची प्रतीत होते हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। यानी कि ये शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में सेम होते हैं, लेकिन इसके अर्थ अलग होते हैं। पर्यायवाची का अपोजिट मान लीजिए। तो एकार्थी प्रतीक होने वाला शब्द जैसे कि पाप, तो धार्मिक नियमों को तोड़ना पाप हुआ, और अपराध जैसे सरकारी कानून को तोड़ना अपराध है। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद देख लिए। अब हम देखेंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद क्या है। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। कौन कौन सा है? चलिए देखते हैं। रचना के आधार पर 3 भेद हुए। एक रूढ़ शब्द हुआ, एक यौगिक शब्द है, एक योग रूढ़ शब्द है। तो रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो स्वयं पूर्ण हो और एवं किसी अन्य शब्द से मिलकर ना बने हो, जैसे दिन रात, शेर, आग, कुत्ता। ये स्वयं में पूर्ण होते हैं, किसी और शब्द से जुड़कर मिलकर नहीं बने होते हैं, इसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक का अर्थ हुआ जुड़ना। तो ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के से मिलकर बने होते हैं, ये दोनों शब्दों के अर्थ सार्थक होते हैं। जैसे समरूप, तो सम का अर्थ सामान्य भी हुआ और रूप का अर्थ प्रकार हुआ, तो समरूप हुआ। पाठशाला, जैसे पाठशाला, पाठ का हो गया अध्याय और शाला का स्कूल, तो ये हो गया यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, किंतु इनका अर्थ सामान्य ना हो करके किसी व्यक्ति विशेष के लिए होता है, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि ये जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये किसी विशेष अर्थ रखते हैं, कोई विशेष शब्द एक अर्थ रखने वाले शब्दों के लिए होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे लंबोदर, जैसे लंबा प्लस उदर, लंबे पेट वाले, जैसे गणेश जी। तो मतलब विशेष अर्थ रखने वाले किसी विशेष व्यक्ति के लिए या किसी विशेष अर्थ रखने वाले शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद देखेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद है तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन के लिए गए शब्द को हम तत्सम कहते हैं। यानी कि वैसे शब्द जो संस्कृत से हूबहू हिंदी में आए हो, वैसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, वायु, रात्रि, सूर्य, ये सब तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो वह शब्द जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन करके लाए गए हो, ऐसे शब्दों को हम तद्भव कहते हैं। जैसे वायु हो गया, सूरज हो गया, रात और आग। तो वैसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन करके लाए गए हो। देशज शब्द किसे कहते हैं? तो अपने ही देश की बोली जाने वाली शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। यानी कि अपने देश में जो बोली जाने वाली भाषा को जो अपने शब्दों में, हिंदी शब्द में, भाषा में प्रयोग करते हैं, इसे हम देशज कहते हैं। जैसे झुग्गी, समोसा, बेसन, चमचम, ये सारे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज शब्द किसे कहते हैं? तो वैसे शब्द को विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे चॉकलेट, चर्च, मिनट, जर्सी, ये सारे शब्द विदेशों से लिए आई हुई भाषा है, शब्द है, इसे हम विदेशज शब्द कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है। विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं? तो विकारी शब्द है वह शब्द
वो शब्द जिसमें रूप, लिंग, वचन, कारक, काल के कारण परिवर्तन होता हो उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे शब्द जिसका रूप अस्थायी ना हो, जिसमें कुछ भी आप लिंक लग गया या कारक की वजह से या वचन की वजह से उसमें उसके रूप में स्वरूप में परिवर्तन हो। जैसे एग्जाम्पल अच्छा, अच्छे, अच्छाई, कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों। तो जिसके में परिवर्तन, जिस शब्द में परिवर्तन हो रहा है व्याकरण की वजह से, व्याकरण के प्रयोग में आने से जिसमें परिवर्तन होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जिनके रूप परिवर्तन नहीं होते, मतलब जिनके रूप किसी भी तरह से आप कहीं भी उसको यूज़ कर ले किसी भी सेंटेंस बनाने में, लेकिन उसके रूप कभी परिवर्तन नहीं होंगे, तो उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। किसी भी वाक्य में आप उसको प्रयोग करेंगे तो। जैसे किंतु, किंतु कभी चेंज नहीं होगा, जो शब्द जैसा है वो वैसा ही रहेगा। नित्य भी वही, हे वैसी रहेगा, हे, अरे और जल्दी। जल्दी एक अविकारी शब्द है जिसे आप किसी भी सेंटेंस में या कहीं भी किसी भी व्याकरण का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो आगे देखते हैं पद विचार क्या है। अभी हम दो देखे थे, एक होता है वाक्य विचार और एक वर्ण विचार हुआ और एक शब्द हुआ। अब पद विचार किसे कहते हैं? पद विचार किसे कहते हैं? हिंदी के वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही हम पद कहते हैं। हिंदी में जो हम शब्द को यूज़ कर रहे हैं इसे ही हम वाक्य में जो यूज़ कर रहे हैं, जो शब्द बना उसको जो वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो वो शब्द कहलाते हैं। जैसे वाक्य में अलग अलग प्रकार से शब्द, काल, लिंग, वचन, कारक इत्यादि को संबोधित करके और उनके नियम अनुसार इस्तेमाल किया जाता हो, इसीलिए वाक्य में प्रयोग हो जाने के बाद शब्द ही पद कहलाता है। जो शब्द हम वाक्य में जो किसी भी वजह से, जैसे शब्द आया उसमें वचन, कारक या काल, लिंग के वैसे जो शब्द यूज़ हो रहे हैं सेंटेंस में, वाक्य में, उसे ही हम पद कहते हैं। जैसे देखिए, सीता ने गीता को किताब दी, तो सीता ने गीता को किताब दी, सीता ने गीता को किताब दी कि ऊपर दिए गए वाक्य में कुल 6 पदों को प्रयोग किया गया, यानी कि ये सारे वर्ड जो है ये पद है कहलाते हैं। तो ठीक है, तो जो शब्द यूज़ हुए यहाँ फिर वो सारे पद हुए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्याकरण का चौथा भाग है वाक्य विचार। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य की परिभाषा। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य की परिभाषा यहाँ पे देखेंगे, शब्दों का 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह हो जिसका पूरा अर्थ निकलता हो उन्हें वाक्य कहते हैं। यानी कि शब्दों का वह समूह जिससे कोई सार्थक अर्थ निकलता हो उसके समूहों को हम वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, यानी कि महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। ये एक सार्थक वाक्य है, एक सार्थक वाक्यों का शब्दों का समूह है। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 2 भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। यहाँ हम देखेंगे भाषा और व्याकरण का संबंध। कोई भी मनुष्य शुद्ध भाषा का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना प्राप्त नहीं कर सकता है, अतः भाषा और व्याकरण का घनिष्ठ संबंध है। व्याकरण भाषा में उच्चारण, शब्द के प्रयोग को, वाक्य गठन करने के तरीके तथा अर्थ के प्रयोग को रूप को निश्चित करता है। किस अर्थों का प्रयोग किस वाक्य में कौन से शब्दों को लगाने से वो महत्वपूर्ण हो जाएगी, वो सेंटेंस बहुत पावरफुल हो जाएगा, ये व्याकरण के आधार पर ही सीखा जाता है। बिना व्याकरण के किसी भी भाषा को सीखा नहीं जाता है। व्याकरण के नियमों का पालन करके हम किसी भी भाषा को लिखने व बोलने की प्रक्रिया को बेहतर समझ पाते हैं।